बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 और आज इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। स्टूडेंट इस लेक्चर में बुनियादी तौर पर हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को पढ़ेंगे। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस लेक्चर में और इंशाल्लाह प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आइए हम आगाज करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा, इसमें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अगर मैं आपके साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर शेयर करूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारे पास दो चीजें आती हैं। सेंटर में दिस वन इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और आप जानते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है, और बाहर वाला हिस्सा इसे हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं, और आप जानते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। स्टूडेंट ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हैं, हम इन तीनों को फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, और साथ ही साथ हम इन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। अब सवाल ये पैदा हुआ, क्या एटम के अंदर ये सिर्फ तीनों पार्टिकल्स हैं? आंसर है नहीं। एटम में इन तीन पार्टिकल्स के अलावा मोर देन 100 और पार्टिकल्स भी मौजूद है, और ज्यादातर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं दे रिजाइड इन द न्यूक्लियस, जो हमने पीछे चैप्टर 1 में पढ़ के हैं, बोसॉन, मीजॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो वगैरह वगैरह। ऑल दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल। इनकी तादाद तकरीबन 100 से ज्यादा है जो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, और इनमें ज्यादातर जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। हमारे सिलेबस में चैप्टर 5 के अंदर हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनकी डिस्कवरी और इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आगाज करता हूं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज, इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट इस एक्सपेरिमेंट को आप ना डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं, या अगर जो कंसेप्चुअल स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं, आप इसको कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी by gases at very low pressure. My dear students, एक्चुअली ना ये जो हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करेंगे, कैथोड रेज को स्टडी करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली ना कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस एट वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर। तो बहुत कम प्रेशर पर हम गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन उसको स्टडी करेंगे, और उस स्टडी के दौरान ही हम इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करेंगे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, ये कोई दो चार साल का काम नहीं है। इस पे ये कई सालों पर मुहित एक्सपेरिमेंटेशन है, और इसमें एक साइंटिस्ट इन्वॉल्व नहीं, अ सीरीज ऑफ साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व है। सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट जो है वो विलियम क्रोक्स ने किया था। विलियम क्रोक्स के बाद जे थॉमसन है, इसका नाम ज्यादा मशहूर है, इसमें प्रोमिनेंट है जे थॉमसन। इसके बाद जे पैरन है, स्टोने है, हिटॉर्फ है, एंड मेनी साइंटिस्ट। इन तमाम साइंटिस्ट ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इन तमाम साइंटिस्ट ने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, और स्टूडेंट्स इनमें जो प्रोमिनेंट है वो है जे थॉमसन। यानी अगर हम कहें कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्रेडिट किसको जाता है, तो वो हम जे थॉमसन की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन को नाम किसने दिया, यानी कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया, वो हम स्टोने का नाम लेंगे। और अगर मैं ये कहूं कि ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंटेशन का आगाज किसने किया, तो वो विलियम क्रोक्स है। यानी हर एक साइंटिस्ट का कुछ ना कुछ हिस्सा है, पार्टिसिपेशन है, कंट्रीब्यूशन है
आइए डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इसमें हम पहले अपरेटस सेटिंग उसको देखते हैं। स्टूडेंट डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में अपरेटस में जो जो चीजें हमें चाहिए उसमें एक तो ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब चाहिए, इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोड चाहिए। इलेक्ट्रोड, ये जो वर्ड इलेक्ट्रोड है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, एक आपके पास इलेक्ट्रो और एक ओड। इलेक्ट्रो मीन चार्ज और ओड मीन एंड, सिरा किनारा, आई मीन चार्ज कैरिंग एंड, वो एंड वो सिरे जिन पर चार्ज होता है। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोड दो किस्म के होते हैं, एक कैथोड जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है और एक एनोड जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तीसरी जो चीज हमें चाहिए वो इसमें सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज, और जो हमें सोर्स हाई वोल्टेज का चाहिए वो कम से कम जो वोल्टेज प्रोवाइड करे वो 5000 से लेकर 10,000 तक, आई मीन वेरिएबल वोल्टेज प्रोवाइड करे, वेरिएबल जो कम ज्यादा हो सके। इसके बाद एक साइड ट्यूब होगी विच इज कनेक्टेड टू द वैक्यूम पंप, VACWM, स्टूडेंट स्पेलिंग को जरा देखना है, VACWM, VACCUM नहीं है, VACW, वैक्यूम पंप। और फिर हम इसमें सैंपल लेंगे, दैट मस्ट बी गैसियस, कोई भी गैस ले लेंगे, एयर ले लेंगे या वेपर से ले लेंगे। ये चीजें मुझे चाहिए। अब इस अपरेटस सेटिंग को जरा देखिएगा, इस फिगर में आप देखें, ये पहले मेरे पास डिस्चार्ज ट्यूब है। This discharge tube is made up of glass. The material of the discharge tube matters. किससे ये बनी हुई है वो इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर जो हम डिस्चार्ज ट्यूब यूज करते हैं इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, ये शीशे की बनी हुई है, शीशा ग्लास उसकी बनी हुई है। अब इसमें हम ना दो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। एक इलेक्ट्रोड इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इट इज कॉल्ड एनोड, जबकि दूसरा जो है इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, so it is called cathode. Cathode and anode both are electrodes. अब कैथोड पे चार्ज कौन सा? नेगेटिव। एनोड पे चार्ज कौन सा? पॉजिटिव। अब इन दोनों को हमने सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया। बैटरी ले ले, और वो जो बैटरी है वो हमें कितना वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है? 5000 से 10,000 वोल्ट तक। स्टूडेंट डिस्चार्ज ट्यूब के साथ ही एक साइड ट्यूब कनेक्ट है। This side tube is further connected to the vacuum pump. क्या इस्तेमाल है वैक्यूम पंप का? एक्चुअली वैक्यूम पंप की मदद से हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर अपना मर्जी का प्रेशर एडजस्ट कर सकते हैं। यानी वैक्यूम पंप इज यूज्ड टू ऑब्टेन डिजायर्ड प्रेशर। वो कैसे? स्टूडेंट जैसे जैसे आप इसमें से गैस निकालते जाएंगे ना विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप, तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस कम होते जाएंगे। मॉलिक्यूल कम होंगे, कोलिजन कम होंगे, और कोलिजन कम होने का मतलब है उस गैस का प्रेशर रिड्यूस करता जाएगा। आप किसी भी रिड्यूस्ड प्रेशर पर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस बाय गैसेस, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट जो हम सैंपल लेंगे वो कोई भी गैस ले लें, एयर ले लें, वेपर्स ले लें, यानी यू मस्ट हैव द गैसियस सैंपल। कोई गैस ले ले, हाइड्रोजन ले ले, हीलियम ले ले, नाइट्रोजन ले ले, ऑक्सीजन ले, कोई गैस ले ले, या आप यहां पे एयर उसको ले, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, या आप कोई वेपर्स यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने ना इसमें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसको स्टडी करना है एट वेरी लो प्रेशर, बहुत कम प्रेशर पर, बहुत ही कम प्रेशर पर हमने देखना है कि गैस में से क्या इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है कि नहीं। फिर हमने ना इसी एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान हमने कैथोड रेज को ऑब्जर्व करना
अब वोल्टेज कितनी चाहिए? 5000 चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए, 8000 चाहिए, 10,000, कितनी चाहिए? द एग्जैक्ट वोल्टेज required depends upon, हमें एग्जैक्ट कितनी वोल्टेज चाहिए वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। नंबर 1, लेंथ ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। स्टूडेंट्स, जितनी डिस्चार्ज ट्यूब की लेंथ बड़ी होगी उतनी ज्यादा वोल्टेज चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज। दूसरा पॉइंट, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। जितना गैसियस प्रेशर ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वोल्टेज रिक्वायर्ड है, और जितना प्रेशर कम करते जाएंगे, रिड्यूस करते जाएंगे बाय यूजिंग द वैक्यूम पंप, उतना कम वोल्टेज पे आप कैथोड रेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो मैंने अब तक आपको बातें बताई है ना, ये है अपरेटस और अपरेटस सेटिंग। अब आए वर्किंग, कि कैथोड रेज हम प्रोड्यूस कैसे करवाएंगे। स्टूडेंट, वर्किंग में 3 बातों को मद्देनजर रखेंगे। तीन बातें मद्देनजर रखेंगे। पहली बात कि आप प्रेशर कितना यूज कर रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस का। दूसरा, आप वोल्टेज कितनी अप्लाई कर रहे हैं, और इन दोनों कंडीशन पर आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है। ये 3 बातें नोट कीजिएगा। पहले मैं जो एक्सपेरिमेंटेशन करता हूं ना, वो नॉर्मल प्रेशर पर, यानी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। माय डियर स्टूडेंट, ये नॉर्मल प्रेशर आप जानते हैं 1 एटमॉस्फेयर, या जिसे आप 760 टॉर कहते हैं। यानी आपने डिस्चार्ज ट्यूब में नॉर्मल प्रेशर पर गैस ली हुई है, कोई भी गैस, से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस को 180 एम पे 760 टॉर पे लिया। स्टूडेंट, आप जितनी मर्जी वोल्टेज अप्लाई करें, 5000, 6000, 7000, जितनी मर्जी वोल्टेज अप्लाई करें, तो नो करंट डज नॉट फ्लो, करंट डज नॉट फ्लो। इसका मतलब है कि अगर गैसेस को नॉर्मल प्रेशर पर लिया जाए तो उन गैसेस में से करंट फ्लो नहीं करता। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट नॉर्मल प्रेशर। इसका मतलब है इस वक्त इस रूम में हवा का प्रेशर 760 टॉर है, नॉर्मल प्रेशर है, तो इस रूम में हवा में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। क्यों? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज एक्चुअली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट एक से दूसरे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब जब आप गैस को नॉर्मल प्रेशर पे लेंगे, देयर इज अ क्राउडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, और वो क्राउडिंग मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन में हर्डल क्रिएट करेगी, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकेंगे, हर्डल क्रिएट होगी, रुकावट आएगी, तो हम कहेंगे कि ये गैस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रही। अब दूसरी बात, आप ना प्रेशर को रिड्यूस करें। कैसे? बाय यूजिंग द वैक्यूम पंप। जैसे जैसे आप प्रेशर को रिड्यूस करते जाएंगे, डिस्चार्ज ट्यूब में गैस के मॉलिक्यूल्स की तादाद कम होती जाएगी, कोलिजन कम होगी, एज अ रिजल्ट आपके पास। तो इसका मतलब है आप प्रेशर रिड्यूस करके स्टूडेंट 0.1 टॉर तक ले आए। अब आप इतनी वोल्टेज अप्लाई करें 5000 से लेकर 10,000 तक, इस रेंज के अंदर जितनी मर्जी आप अप्लाई करें। अब आपके पास दो चीजें, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक्स प्लेस। बड़ी हद तक अब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, करंट पास होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा, अ यूनिफॉर्म, ये ऑब्जर्वेशन होगी,
a uniform glow is formed. आप देखिएगा डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक यूनिफॉर्म सी चमक, ग्लो प्रोड्यूस हो गया। किस कंडीशन पर? 0.1 टॉर पर। जब आपने प्रेशर 760 टॉर से कम करके 0.1 टॉर तक लिया। आप ना तीसरी एक्सपेरिमेंटेशन, आप प्रेशर और रिड्यूस करें बाय यूजिंग द वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप से गैस और निकाले, मॉलिक्यूल्स कम होते जाएंगे, कोलिजन कम होगी, प्रेशर कम हो जाएगा। और अब आप प्रेशर रिड्यूस करके ना स्टूडेंट ले जाएं 0.01 टॉर। ये वाला जो है ना, ये वाला प्रेशर, ये इस प्रेशर से 10 टाइम 10 गुना कम है। वोल्टेज अप्लाई करें 5000 से 10,000 वोल्ट तक, और अब आपके पास क्या होगा, ये जो यूनिफॉर्म ग्लो बना था ये डिसअपीयर हो जाएगा। ओरिजिनल ग्लो डिसअपीयर, ये गायब हो जाएगा, एंड कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड। तो आप देखिएगा कैथोड से एनोड की तरफ रेज जो है वो प्रोड्यूस होती है। कैसे, हमें कैसे नजर आती है स्टूडेंट? हमें कैसे पता चलेगा? कैथोड रेज तो नजर ही नहीं आती, इनविजिबल है। ये है एनोड, रेज प्रोड्यूस हुई हमें तो वो रेज नजर ही नहीं आती। तो फिर एक्चुअली होता क्या है, ये जो रेज है ना, इनविजिबल है, ये जाके यहां पे स्ट्राइक करती है, टकराती है। जब टकराती है ना तो यहां पे चमक पैदा होती है, और इस फ्लैश को हम कहते हैं फ्लोरेसेंस। कैथोड रेज आर इनविजिबल, नजर नहीं आती। ये है कि आपके पास एनोड, दिस वन इज द एनोड। इधर था आपके पास कैथोड, रेज यूं आ रही है अपोजिट टू द कैथोड, और यहां आके स्ट्राइक करती है। जब इस वाल पे स्ट्राइक करती है चमक पैदा होती है, दैट इज कॉल्ड द फ्लोरेसेंस। तो ये फ्लोरेसेंस हमें बता रही है कि कोई रेज यहां पे आके टकरा रही है, स्ट्राइक कर रही है। चूंकि ये रेज कैथोड के अपोजिट आ रही हैं, इधर कैथोड अपोजिट जा रही है, लिहाजा इन रेज को कैथोड रेज का नाम दिया गया। ये कैथोड रेज है। अच्छा, अब ना दीज आर कॉल्ड कैथोड रेज। जी स्टूडेंट, अब फ्लोरेसेंस, चमक, इसका कलर कैसा होगा? दैट डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन ऑफ ग्लास, मटेरियल ऑफ ग्लास। In case of material of discharge tube, in case of glass, we get greenish fluorescence. ये MCQ पूछा जाता है। अगर डिस्चार्ज ट्यूब शीशे की बनी होगी तो हमारे पास ग्रीनिश फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होती है। स्टूडेंट, आप सारी बात को नोट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप इन तीनों चीजों को मद्देनजर रखेंगे ना तो पता चलेगा कि आपके पास जो कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई थी ना, वो वेरी लो प्रेशर पर प्रोड्यूस हुई थी, वेरी लो प्रेशर। अगर आप प्रेशर इससे भी कम कर देना, 0.0001 टॉर करते, तो कैथोड रेज की प्रोडक्शन और बढ़ जाएगी और ये प्रोमिनेंट होगा, ज्यादा फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगा। तो दिस वन इज द प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज। अब जरा ना ये तो हमने बुक्स वाली बुक की जो बातें हैं ना, जो हम एग्जाम वगैरह में नोट करते हैं, उनको हमने पढ़ा। जरा कंसेप्चुअल और क्रिटिकली आए ना, ये कैथोड रेज बनती कैसे, जरा उसकी तरफ आए। स्टूडेंट, मेरे पास अब है कि हाउ कैथोड रेज आर प्रोड्यूस। मैं कंसेप्चुअली आपको ये टॉपिक स्टडी करवाना चाह रहा हूं, कैथोड रेज बनती कैसे। साइंटिस्ट के दो ग्रुप, दोनों ग्रुप का इसके बारे में अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू। साइंटिस्ट का पहला ग्रुप, जरा उनकी बात सुने, कैथोड रेज कैसे बनती है। ये मेरे पास डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर मैंने गैस को लिया, सपोज हाइड्रोजन गैस है। अब ज़हन में रखना है कि मेरे पास हाइड्रोजन H2, मेरे पास हाइड्रोजन गैस है।
स्टूडेंट मैं आपको ना हाइड्रोजन का एक एटम बना के देता हूं। हाइड्रोजन का वो एटम जो आमतौर पर हम लिटरेचर में यूज करते हैं वो है प्रोटियम। प्रोटियम के अंदर ये न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। यह हाइड्रोजन का एटम है। हाइड्रोजन के ऐसे बेतहाशा एटम इसके अंदर मौजूद हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और बाहर इलेक्ट्रॉन है। ये मेरे पास हाइड्रोजन के एटम्स हैं जो डिस्चार्ज ट्यूब में। मैंने तो ये चांद एक बना दिए ना, लेकिन डिस्चार्ज ट्यूब में तो इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। ये अंदर एक प्रोटॉन है। जब आप ना हाइड्रोजन गैस को नॉर्मल प्रेशर पर लेते हैं तो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एटम्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा है। अब होता भला क्या है? कैथोड, ये कैथोड है जिसपे नेगेटिव चार्ज है। द इलेक्ट्रोड कैरिंग नेगेटिव चार्ज, दिस वन इज द कैथोड। और इस पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि आपने इन दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट किया हुआ। ये है एनोड। अब कैथोड से कुछ रेज अमिट होती हैं, ये बात। दीज आर एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन्स। आपने दोनों इलेक्ट्रोड के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, लिहाजा इन इलेक्ट्रॉन ने यहां से निकलकर यहां जाना होता है। अब बीच में गैस के एटम से, अब अगर गैस की यहां क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, नॉर्मल प्रेशर पे आपने गैस को लिया है, तो वो इन इलेक्ट्रॉन के फ्लो में हर्डल क्रिएट करेंगे और यूं ये इलेक्ट्रॉन इस गैस में से कंडक्ट नहीं हो सकेंगे। तो नॉर्मल प्रेशर पर ये गैस नॉन कंडक्टर। लेकिन जैसे जैसे आप वैक्यूम पंप से गैस को निकालते जाते हैं, एटम्स की तादाद कम होती जाती है। एक वक्त आ गया कि एटम्स की तादाद बहुत कम रह गई, यानी गैस बहुत लो प्रेशर पर आ गई, रिड्यूस प्रेशर पर आ गई। अब ना कैथोड से ये इलेक्ट्रॉन निकले, इन इलेक्ट्रॉन ने एनोड की तरफ जाना होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन रास्ते में आने वाले एटम जो है उनसे टकराते हैं। ये एटम जो है जब टकराएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। इसका मतलब है जब ये इलेक्ट्रॉन आया, ये इस एटम से टकराया जो इसके अंदर है, अब इस इलेक्ट्रॉन ने यहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। ये एटम आयोनाइज हो गया। जब किसी एटम से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो एटम आयोनाइज हो गया। इसका मतलब आपके पास एटम्स थे, जब आपने इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट की, बम्बारमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हुआ? आयोनाइजेशन हुई। उस आयोनाइजेशन के नतीजे में आपके पास एक ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकला, एक स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए और एटम का जो बाकी हिस्सा बचा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसे हम कैटाइन कहते हैं, हम इसे पॉजिटिव आइन कहते हैं। और साथ आपके पास क्या हासिल हुए? इलेक्ट्रॉन हासिल हुए। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन जाके इससे टकराएगा और ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करेगा। इसका मतलब है इस एटम की भी आयोनाइजेशन होती जाएगी। यूं इस आयोनाइजेशन के नतीजे में हमारे पास मजीद इलेक्ट्रॉन हासिल होते जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ मूव करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ मूव करेंगे तो दे कॉन्स्टिट्यूट अ रेज, दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज। ये कैथोड है, यानी cathode rays are formed by the bombardment of electron originate from cathode and due to the ionization of gaseous atom, ionization की वजह से। अब स्टूडेंट इसमें ना अगर आप क्रिटिकली देखें तो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपके पास तीन चीजें आ जाती हैं। एक इलेक्ट्रॉन्स जिसे आप कैथोड रेज कह रहे हैं, दूसरा आपके पास पॉजिटिव आइन जो आयोनाइजेशन के नतीजे में बने, और तीसरी चीज जरूरी नहीं कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर सारे के सारे एटम आयोनाइज हो जाए, जरूरी नहीं। और यह भी याद रखना कि बहुत कम एटम आयोनाइज होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो एटम आयोनाइज नहीं हुए वो न्यूट्रल एटॉमिक फॉर्म में रह गए, न्यूट्रल एटम्स। तो इसका मतलब है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर
आयोनाइजेशन ऑफ गैस के बाद आपके पास 3 चीजें हासिल हो गई, एक इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव आयन और एक न्यूट्रल एटम। इन तीनों के मिक्सचर को हम भला क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड प्लाज्मा। तो हम इसे बोलते हैं प्लाज्मा। इसका मतलब है डिस्चार्ज ट्यूब में आपके पास जो मैटर है वो प्लाज्मा की सूरत में मौजूद है। आयोनाइज्ड गैसियस मिक्सचर इज कॉल्ड प्लाज्मा। आयोनाइज्ड गैसियस मिक्सचर इज कॉल्ड प्लाज्मा। कभी आपने डिस्चार्ज ट्यूब को देखा है? स्टूडेंट, आप बहुत ज्यादा इसको ऑब्जर्व करते हैं। हमारे घर के अंदर लगी हुई जो ट्यूब लाइट्स है ना, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, और उसके अंदर जो आपके पास मैटर है वो प्लाज्मा की सूरत की, और वो जो रोशनी जो लाइट एमिट करती है दैट इज ड्यू टू फ्लोरेसेंस। आपने देखा ना, आमतौर पर तो वो ट्यूब लाइट व्हाइट लाइट देती है, लेकिन कभी आपने देखी है ऐसी ट्यूब लाइट जो डिफरेंट कलर्स की लाइट्स देती है? यस, क्योंकि उन ट्यूब लाइट्स के अंदर हम जो मटेरियल है जिससे कैथोड जाके स्ट्राइक करती है, मटेरियल की नेचर चेंज करते जाए, फ्लोरेसेंस का कलर चेंज होता है। तो ये हमारे पास था कि साइंटिस्ट का एक और ग्रुप है, वो जरा इससे इख्तलाफ करता है। वो कहता है कैथोड रेज प्रोड्यूस होने की ये वजह नहीं और है, और वो क्या, जरा तवज्जो से स्टूडेंट। इसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैस ली। अब मैं हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम नहीं बना सकता, मैं सिर्फ एक आपको समझाने की खातिर एक एटम बनाता हूं। ये हाइड्रोजन का एक एटम है, ये बीच में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और बाहर ये इलेक्ट्रॉन है। इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज। ये कहलाएगा कैथोड और ये कहलाएगा एनोड। आपने डिस्चार्ज ट्यूब में गैस को वेरी लो प्रेशर पर लिया है। ये एक एटम आपको समझाने के लिए मैंने एक एटम नहीं इसके अंदर होता तो बहुत ज्यादा एटम है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए एक एटम लिखा। स्टूडेंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्यों रिवॉल्व करता है? वेरी सिंपल आंसर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है। जब आप इस एनोड और कैथोड को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, अब क्या होगा? अब एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, अब एनोड इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब है अब इस इलेक्ट्रॉन पर 2 अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगी, एक न्यूक्लियस की, एक एनोड की। साथ ही साथ कैथोड इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेगा। क्या न्यूक्लियस की तरफ मूव करेगा या एनोड की तरफ जाएगा? डिपेंड करता है कि अट्रैक्टिव फोर्स कौन से स्ट्रॉन्ग है। जो अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी वैसा ही इलेक्ट्रॉन बिहेवियर शो करेगा। जब आप ना इसके अंदर बहुत सारी गैस एटम लेते हैं, बहुत सारे, तो हर गैस एटम के इलेक्ट्रॉन पर एनोड की अट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो पर इलेक्ट्रॉन एनोड की अट्रैक्शन कम होती है। जैसे जैसे आप इस डिस्चार्ज ट्यूब में से गैस को निकालते जाएंगे, गैस एटम की तादाद कम होती जाएगी, प्रेशर रिड्यूस होता जाएगा। अब हर इलेक्ट्रॉन पर एनोड की अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। एक वक्त आएगा जब एनोड की अट्रैक्शन न्यूक्लियस की निस्बत इलेक्ट्रॉन पर बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन अपना एटम छोड़कर किसकी तरफ चल पड़ेगा? एनोड। ये तो मैंने आपको एक एटम की कहानी सुनाई है। जितने भी एटम इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद हैं, उनमें से ज्यादातर एटम, उनके इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ मूव, एटम की स्प्लिटिंग हो जाएगी, और जब वो इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जा रहे होंगे, दे कॉन्स्टिट्यूट अ रे, दैट रे इज कॉल्ड कैथोड रे। मैं ना एक और भी बात आपको समझाना चाहता हूं। ये 2 किस्म, यहां भी कैथोड रे, बम्बारमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड ऑन द गैस, और यहां पे कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ एटम। तो क्या वो कैथोड रेज, ये कैथोड रेज किस तरह बनती? स्टूडेंट, दोनों तरीकों से कैथोड रेज प्रोड्यूस होती है। ऊपर वाले तरीके से जो कैथोड रेज प्रोड्यूस होती है, दे आर कॉल्ड प्राइमरी कैथोड रेज, और इस तरह जो आती है, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी। ज्यादातर जो कैथोड रेज है उनकी प्रोडक्शन इस तरीके से होती है। तो इसका मतलब है आपके पास कैथोड है, कैथोड रेज की नेचर सेम है, जो उनका नाम प्राइमरी और सेकेंडरी रखा गया, ये सिर्फ और सिर्फ उनके वे ऑफ प्रोडक्शन की बुनियाद, नेचर सेम है।
वो कैथोड रेज दे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी दे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक छोटा सा पॉइंट आखिरी स्टूडेंट, एक लफ्ज होता है पार्टिकल, पार्टिकल जर्रा, एक लफ्ज होता है रे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हमने इसके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है ना, तो फिर हम ये पार्टिकल और रे इसके कॉन्सेप्ट में हम उलझ जाते हैं। जरा उसको क्लियर करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात आपको याद करवाना चाहता हूं। पार्टिकल स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल। ये मेरे पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन इज अ पार्टिकल। न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन इज अ पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, पार्टिकल्स। रे, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, पार्टिकल मूव कर रहे हैं। हमने पढ़ा ऊपर कि इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते हैं। जब ये पार्टिकल मूव करते हैं दे कॉन्स्टिट्यूट रे। एक आदमी सफर कर रहे, वो मुसाफर, एक आदमी मुसाफर, पार्टिकल। और जब बहुत सारे मुसाफिर जा रहे हो तो हम उसे कहते हैं काफला, रे। एक पार्टिकल और अगर बहुत सारे पार्टिकल जा रहे हैं तो दे आर कॉल्ड द रे, हम उसे कहते हैं रे। अब अगर वो रे उसके मौजूद पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो तो दैट रे इज कॉल्ड द कैथोड रे। अगर उस रे में मौजूद पार्टिकल पॉजिटिव आयन हो तो दैट रे इज कॉल्ड द पॉजिटिव रे। तो ये रे और पार्टिकल, इसका कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में बैठ। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने कैथोड रेज जिन्हें हमने इलेक्ट्रॉन, उसकी डिस्कवरी को स्टडी किया। अपरेटिस को हमने पढ़ा। अपरेटिस के बाद वो कंडीशन हमने स्टडी की जिन कंडीशन पे आप कैथोड रेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और आखिर में हमने पढ़ा कि कैथोड रेज एक्चुअली किस फिनोमिनन के तहत प्रोड्यूस होती है। उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर से बहुत कुछ लर्न किया होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए, अल्लाह ताला आपको छोटों से मोहब्बत और बड़ों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।